गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत जो होते हैं वो प्रकाशित भी होते हैं या प्रकाशित भी होते हैं, जिसमें सरकारी प्रकाशन, प्रलेख और रिपोर्ट आदि सम्मिलित होती हैं। प्रकाशित साधन जो होते हैं वो सरकारी प्रकाशन उसमें सबसे पहले लिया जाता है। प्रकाशित में आप सरकारी भी आते हैं, अर्ध सरकारी भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, निजी सभी प्रकार के प्रकाशन आते हैं। विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा जिले के बुलेटिन, ये सब सूचनाएं जो भी इकट्ठी करते हैं इन्हें प्रकाशित की जाती हैं। ये जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े हैं, जो जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, या फिर राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो मौसम की रिपोर्ट होती है, ये सब सारे सरकारी प्रकाशन कहलाते हैं। इसके अलावा जो होते हैं अर्ध सरकारी प्रकाशन, वो होते हैं जो नगर विकास प्राधिकरणों और नगरों के और शहरों के या फिर जिले परिषदों के प्रकाशन की रिपोर्ट जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, अर्ध प्रकाशित। नगर विकास प्राधिकरण मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो सारी अर्ध सरकारी प्रकाशन कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जो दूसरे देशों के साथ संबंधित होती है, वो वाली पूरे वर्ल्ड में चलने वाली जो प्रकाशन होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन कहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें यूनेस्को वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और साथ साथ खाद्य और कृषि परिषद जिसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जितनी भी रिपोर्ट है या फिर मोनोग्राफ है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जो आवधिक छपते हैं वो है डेमोग्राफिक ईयरबुक, स्टैटिकल ईयरबुक और मानव विकास रिपोर्ट। ये सारे जो होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। निजी प्रकाशन जो निजी क्षेत्रों में आते हैं, समाचार या निजी संस्थाओं के द्वारा जो भी पुस्तिकाएं या सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती हैं वो सब निजी प्रकाशन होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, मासिक होते हैं, ये सारे द्वितीयक आंकड़े होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक में जैसे कंप्यूटर में हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट से जो आंकड़े हम कलेक्ट करते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक द्वितीयक आंकड़ों के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अप्रकाशित साधन में सरकारी अभिलेखों में जो वो वाले आंकड़े आते हैं जो सरकार के द्वारा अप्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार किए जाते हैं और उन्हें अनुरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी गांव में जब गांव के पटवारी के द्वारा वहाँ के राजस्व या जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो वो जो सारी सूचनाएं होती हैं वो सरकारी प्रलेख कहलाती हैं और अप्रकाशित साधन होती हैं। इसके साथ साथ अर्ध सरकारी प्रलेख में जैसे कि नगर निगम, जिला परिषद या सेवा विभागों के द्वारा कुछ ऐसी रिपोर्टें होती हैं जिन्हें अप्रकाशित करके रखा जाता है। निजी प्रलेखों में जैसे कंपनियों के द्वारा, व्यापार संघों के द्वारा या राजनीतिक या अराजनीतिक संगठनों के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो अप्रकाशित रिपोर्ट जो होती है, रिकॉर्ड इसी में सम्मिलित होता है। ये निजी प्रलेख कहलाते हैं क्योंकि वो एक निजी कंपनियों के द्वारा या व्यापार संगठनों के द्वारा तैयार की जाती हैं। उसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं होता। जो सरकारी और अर्ध सरकारी होती हैं, सरकारी पूरी तरह से सरकार के अंदर, और सरकारी जो नगर निगम जो होते हैं, जिला परिषद होते हैं, इनके द्वारा तैयार की जाती है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास जो प्रकाशन होते हैं ये सारे प्रकाशन द्वितीयक स्रोत होते हैं हमारे पास। प्राथमिक स्रोत में हम अपने आप जाकर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम वहाँ साक्षरता करते हैं, वहाँ पर सर्वे करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं या लोगों से पूछताछ करते हैं, वो सारे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो हमारे पास किसी और के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट होती है, उसको जब हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटास होते हैं, वो सेकेंडरी डाटा सोर्सेज होते हैं। तो सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जिससे हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरों की तैयार की हुई रिपोर्ट
प्राथमिक रिपोर्ट जो हम खुद तैयार करते हैं। इस तरह अलग अलग हमारे पास आंकड़ों के स्रोत होते हैं। जब हम आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं तो आंकड़े जब हमारे पास किसी रूप में आते हैं तो वो आंकड़े हमारे पास कच्चे आंकड़े कहलाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ कलेक्ट किया है, अभी हमने उन्हें सारणीबद्ध नहीं किया, वर्गीकृत नहीं किया। उन आंकड़ों को जब तक वर्गीकृत ना किया जाए, उन्हें अरेंज ना किया जाए, उन्हें किसी सारणी में ना लगाया जाए, तब तक वो कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। जब हमने किसी निष्कर्ष को निकालना है, हमने किसी चीज़ की तुलना करनी है, तो अब हम उन्हें आंकड़ों को हमें उन्हें सारणीकृत करना बहुत ज़रूरी है। सांख्यिकी सारणी आंकड़ों को संक्षिप्त करने और प्रस्तुत करने के सबसे साधारण उपायों में से एक है। अब इनको हमें पंक्ति में लगाना होता है, इन्हें कॉलम्स में लगाना होता है, सुव्यवस्थित व्यवस्था करनी होती है। फिर हम जब व्यवस्था कर लेते हैं तब हम उसको आसानी से तुलना कर सकते हैं। जैसे हम आंकड़ों को पिछले आंकड़ों के साथ तुलना करनी होती है, देख सकते हैं कि ये पिछले आंकड़ों से कैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जैसे हम जनसंख्या की एग्जांपल ले सकते हैं। हम किसी जगह की जनसंख्या के आंकड़े अगर इकट्ठे करते हैं, बाद में हम उसे सुव्यवस्थित करते हैं, उसे पंक्तियों में लगाते हैं, तो हम तुलना करके सरलता से तुलना कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है या कमी आई है, गिरावट हुई है, जनसंख्या में ह्रास हुआ है। इस तरह से किसी फसल के उत्पादन के बारे में भी जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो हम उसे सारणीकृत करते हैं, तब हमें ये ज्ञात होता है कि तुलना करके हम ये बता सकते हैं कि पहले से ये उत्पादन बढ़ा है या कम हुआ है। तो आंकड़ों को पहले इकट्ठा करना होता है। इकट्ठे किए हुए आंकड़े कच्चे आंकड़े भी कहलाते हैं। बाद में उन आंकड़ों को सारणीकृत और वर्गीकृत किया जाता है। जो आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं वो उनमें से कुछ आंकड़े होते हैं निरपेक्ष आंकड़े या फिर प्रतिशत। निरपेक्ष आंकड़े जो डायरेक्ट हमारे पास पूर्ण संख्या में हमारे पास आते हैं वो हमें निरपेक्ष आंकड़े कहलाते हैं। इनको हम कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक देश अथवा राज्य की कुल जनसंख्या, एक फसल अथवा वहाँ का उद्योग का कुल उत्पादन, उद्योग का कुल उत्पादन। जब हमारे पास ये सारे आंकड़े आते हैं तो हमारे पास ये पूर्ण संख्या के रूप में आते हैं। मूल रूप में, पूर्ण रूप में जब हमारे पास आंकड़े इकट्ठे होते हैं तब उन्हें हम निरपेक्ष आंकड़े कहते हैं। प्रतिशत में वृद्धि दर अगर हम दिखाते हैं, साक्षरता दर दिखाते हैं, कृषि उत्पादनों के उद्योगों में कितना प्रतिशत है, तो इस तरह से अगर हम प्रतिशत के रूप में या अनुपात के रूप में लेते हैं तो वो वाले आंकड़े हम प्रतिशत रूप में सारणीबद्ध करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये आंकड़े देखिए, ये डायरेक्ट आंकड़े हैं। जैसे एब्सोल्यूट आंकड़े हमारे पास जम्मू कश्मीर की जनसंख्या इतनी है, कुल व्यक्ति इतने हैं, हिमाचल प्रदेश में इतने हैं, इसमें पुरुष और स्त्री की संख्या ये है। ये निरपेक्ष आंकड़े हैं। ये मूल रूप में हमें पूर्णांक रूप में हमें मिलते हैं, हमने वैसे ही अरेंज कर लिए हैं। और जो प्रतिशत में आते हैं उनको निकालने का तरीका भी है। ये फॉर्मूला है, देखिए, कुल साक्षर व्यक्ति अपॉन कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम जनसंख्या के आंकड़े निकालते हैं, साक्षरता दर का परिकलन इस प्रकार किया जाता है, तो ये वाले जो आंकड़े हैं ये हमारे पास प्रतिशत के रूप में हैं, तो इन्हें प्रतिशत वाले आंकड़े कहते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े, साक्षरता दर 1951 टू 2011 तक की जो जनसंख्या है, इसमें व्यक्ति इतने प्रतिशत साक्षर हैं कुल व्यक्ति, और इसमें पुरुष इतने हैं और स्त्रियां इतने प्रतिशत हैं। 1961 में जो कुल जनसंख्या साक्षर जनसंख्या है वो 28.3%, जिसमें 40.4% क्या है, पुरुष है, और 15.35 जो है वो स्त्रियां हैं। ये जो प्रतिशत में हमारे पास आंकड़े हैं इसे साक्षरता दर प्रतिशत के रूप में आंकड़े, और निरपेक्ष रूप में डायरेक्ट जो हम लिख देते हैं आंकड़े इकट्ठे करके। एक और होता है, उसे कहते हैं हम सूचकांक। अगला जो टॉपिक है हमारा सूचकांक। सूचकांक क्या होता है? सूचकांक एक माप होता है हमारे पास। ये वो माप होता है, ये केवल हमें समय के साथ हुए परिवर्तनों को माप करता है, बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। ये ऐसा माप है जो तुलना भी करता है और परिवर्तन भी दिखाता है। हमारे पास कुछ आंकड़े होते हैं, जैसे ये उत्पादन के आंकड़े हैं। पिछले सालों में जो उत्पादन हुआ था
उसके आंकड़े हैं। जब हम इन आंकड़ों के आधार पर सूचकांक का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो उत्पादन है पिछले सालों में उसमें कितना बड़ा है या फिर कितना कम हुआ है। तो हम तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के लिए हमें इनमें से किसी एक को आधार वर्ष मानना पड़ता है जिससे हम तुलना करेंगे। जैसे हम 70 से 71 को भी मान सकते हैं, 80 से 81 को भी मान सकते। किसी एक वर्ष को हम तुलना के लिए आधार वर्ष मानेंगे और जो आधार वर्ष होगा उसे हम नीचे रखेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है Q1 सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0। अब मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें जो Q1 है वो वर्तमान वर्ष का उत्पादन है, आधार वर्ष का उत्पादन है। तो इस तरह से हम अगर आधार वर्ष के साथ वर्तमान वर्ष को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास जो आंसर्स निकले हैं ये सूचकांक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है। इस तरह से जो सूचकांक होता है वो क्या करता है, वो ना केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों को की माप करता है बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। यहाँ तक का टॉपिक हमने आज पढ़ा है। कल हम करेंगे आंकड़ों का प्रक्रमण।